नमस्ते मेरे दोस्त, क्या आपने कभी कोई बड़ा क्रिकेट मैच देखा है? सोचो, स्टेडियम में बैठा हर इंसान, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से हो, एक साथ चिल्ला रहा है, इंडिया इंडिया। वो ज़बरदस्त एहसास होता है ना, जब हम सब एक परिवार जैसा महसूस करते हैं। बस मेरे दोस्त, आज हम उसी फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। चलो अब जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। सोचो कि हमारा देश, हमारा भारत एक खूबसूरत पंछी की तरह था जिसे अंग्रेजों ने पिंजरे में बंद कर रखा था। बहुत समय तक तो लोग लाचार महसूस करते रहे, लेकिन धीरे धीरे लाखों लोगों के दिलों में एक छोटी सी चिंगारी जलने लगी। मेरे दोस्त, वही चिंगारी थी राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना। अब ये राष्ट्रवाद क्या चीज़ है? बहुत आसान है मेरे दोस्त, ये वही क्रिकेट स्टेडियम वाली फीलिंग है। राष्ट्रवाद का मतलब है ये यकीन कि हम सबका एक ही घर है, एक ही इतिहास है और एक ही सपना है। ये एहसास सिर्फ एक सोच नहीं थी मेरे दोस्त, ये एक आग थी, एक ऐसी आग जो आज़ादी की चाहत से भड़की थी। अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी, आज़ादी की इसी पूरी लड़ाई को हम अंग्रेज़ी राज विरोधी आंदोलन, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहते हैं। इस सफ़र में मेरे दोस्त हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग लोग, किसान, मजदूर, आपकी तरह स्टूडेंट्स, जिनकी अपनी अपनी विचारधारा और परेशानियां थीं, सब एक साथ आ गए। उनके एक ही दुश्मन यानी अंग्रेज़ों ने उन्हें एक कर दिया था। हम अपनी कहानी 1920 के दशक से शुरू करेंगे। तो क्या आप हमारी आज़ादी की ये ज़बरदस्त कहानी सुनने के लिए तैयार हो? तो मेरे दोस्त, राष्ट्रवाद की ये छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में कैसे बदलने लगी? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े युद्ध से, जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर लड़ा गया था। पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 1918। आप सोच रहे होंगे, भला यूरोप में लड़ी गई लड़ाई से हमारा क्या लेना देना? युद्ध का असर और मुश्किलें। सोचो मेरे दोस्त, आपके परिवार का हर महीने का एक बजट होता है, खाने का, स्कूल का, कपड़ों का। अब सोचो कि अचानक कोई बहुत बड़ा फालतू खर्चा आ जाए, क्या होगा? सारा बजट बिगड़ जाएगा, नई चीज़ों या घूमने फिरने के पैसे बंद हो जाएंगे। बस अंग्रेजों ने भारत के साथ ठीक यही किया। उन्होंने लड़ाई पर बेहिसाब पैसा खर्च किया और उसका खर्चा भारत से वसूला। कैसे? नए नए टैक्स लगाकर, जैसे कि इनकम टैक्स जो पहली बार लगाया गया था। अचानक दाल रोटी से लेकर सब्जियों तक हर चीज़ के दाम दोगुने हो गए। एक आम परिवार के लिए दिन में 2 वक्त का खाना जुटाना भी एक बहुत बड़ी जंग बन गया। लेकिन हालात और भी बदतर हो गए। अंग्रेजों को अपनी लड़ाई के लिए सैनिकों की जरूरत थी, तो उन्होंने जबरन भर्ती, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। सोचो, अंग्रेज अफसर आपके गांव में आकर आपके चाचा या बड़े भाइयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारी थी ही नहीं। इससे हमारे गांवों में गुस्से का तूफान खड़ा हो गया। इसी के साथ मॉनसून ने भी धोखा दे दिया। फसलें सूख गईं, खाने पीने की भयंकर कमी हो गई, और तो और मेरे दोस्त, इन्फ्लुएंजा नाम की एक जानलेवा महामारी जंगल की आग की तरह फैल गई। हमारे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो ये बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। भारत तकलीफ में था, गुस्से में था और उसकी हिम्मत टूट रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घनी अंधेरी रात के बाद ही नया सूरज उगता है, और नया सूरज बनकर एक नया नेता आने वाला था, लड़ाई के एक बिल्कुल नए तरीके के साथ। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। मेरे दोस्त, वो अपने साथ बंदूकें या तलवारें नहीं लाए, वो एक सुपर पावर लेकर आए, लड़ाई का एक बिल्कुल नया तरीका। उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह। सत्य का मतलब है सच्चाई और आग्रह का मतलब है उस पर डटे रहना। तो सत्याग्रह का मतलब हुआ सच्चाई की ताकत। मेरे दोस्त, ये कैसी सुपर पावर थी? गांधी जी ने कहा कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, किसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ, तो आपको अपने मुक्कालात, फिस्ट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दिल का इस्तेमाल करना है।
सोचो मेरे दोस्त, आपकी अपने पक्के दोस्त से लड़ाई हो जाती है, आपको पता है कि आप सही हो, तो क्या आप उसे मारना शुरू कर दोगे? नहीं। आप उससे शांति से बात करोगे, उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे, आप उसकी अच्छाई को जगाओगे। सत्याग्रह बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जीत दुश्मन की अंतरात्मा को, उसकी अंदर की आवाज को सच्चाई दिखाकर हासिल की जाती है। और मेरे दोस्त, इसे कमजोरी समझने की गलती मत करना। गांधी जी ने कहा कि यह कमजोरों का नहीं बल्कि आत्मबल, सोल, फोर्स का रास्ता है। इसमें तलवार से लड़ने से भी ज्यादा हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें चोट खाकर भी पलटकर वार नहीं करना था। उनका मानना था कि अहिंसा, नॉन वायलेंस का यह धर्म पूरे भारत को एक कर सकता है। गांधी जी ने सत्याग्रह को सबसे पहले 3 जगहों पर आजमाया: चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण 1917। वो बिहार गए उन गरीब किसानों की मदद करने जिन्हें ज़बरदस्ती ऐसी फसलें उगाने को मजबूर किया जा रहा था जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं था। वो उनके साथ खड़े हुए और सत्याग्रह से उन्हें जीत दिलाई। खेड़ा 1917। गुजरात में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन फिर भी उनसे भारी टैक्स वसूला जा रहा था। गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया और सरकार को झुकना पड़ा। अहमदाबाद 1918। यहाँ वो सूती मिल के मजदूरों के साथ खड़े हुए जिन्हें सही मजदूरी नहीं मिल रही थी। उनके अहिंसक संघर्ष, नॉन वायलेंट स्ट्रगल ने मजदूरों को जीत दिलाई। 3 सत्याग्रह आंदोलन और तीनों में जीत। मेरे दोस्त, अब भारत के पास आजादी की लड़ाई के लिए एक नया जबरदस्त हथियार था। गांधी जी को अपनी शुरुआती जीतों से हिम्मत मिली। अब वक्त आ गया था कि सत्याग्रह की इस सुपर पावर को पूरे देश में आजमाया जाए। लेकिन अंग्रेज डरने लगे थे। और मेरे दोस्त, जब जोर जबरदस्ती करने वाले डरते हैं तो वे क्या करते हैं? वे नए जालिम कानून बनाते हैं। 1919 में उन्होंने एक कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये क्या था मेरे दोस्त? ये एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेजों को हक देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ पूरे देश में शांति से विरोध करने का बुलावा दिया, एक हड़ताल करने का। और मेरे दोस्त, देश ने इसका जवाब दिया। जल से रैलीज निकाले गए, दुकानें बंद हो गईं, रेल मजदूर हड़ताल पर चले गए, अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी के दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी। और फिर वो काला दिन आया, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन, पंजाब में त्योहार का दिन। अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम के एक पार्क में एक बड़ी शांत भीड़ जमा थी। कुछ लोग तो विरोध करने आए थे, लेकिन मेरे दोस्त, बहुत से लोग तो बस परिवार के साथ बैसाखी का मेला घूमने आए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। एक अंग्रेज अफसर, जनरल डायर, अपने सैनिकों के साथ वहां आया। उसने पार्क से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता, गेट, बंद कर दिया। उसने कोई चेतावनी नहीं दी। और फिर मेरे दोस्त, उसने अपने सिपाहियों को उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। पुरुषों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर। सैकड़ों लोग मारे गए। डायर ने बाद में कहा कि उसने ऐसा सबक सिखाने के लिए किया था ताकि हिंदुस्तानियों के दिलों में दहशत बैठ जाए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरा उत्तर भारत गुस्से से भड़क उठा। जगह जगह हड़तालें हुई, पुलिस से झड़पें हुई। सरकार ने और भी ज्यादा जुल्म ढाया। लोगों को जमीन पर नाक रगड़ने और सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर किया गया। हिंसा का ये चक्र देखकर गांधी जी का दिल टूट गया और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह ज्यादातर शहरों तक ही सीमित था, लेकिन मेरे दोस्त, इसने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। इसने दिखाया कि भारत एक होकर खड़ा हो सकता है। लेकिन इसने गांधी जी को ये भी सिखाया कि एक सच में कामयाब आंदोलन के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाना जरूरी है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, एक टीम सबसे मजबूत तब होती है जब सब मिलकर खेलते हैं। महात्मा गांधी ये बात जानते थे। उनका मानना था कि टीम इंडिया को आज़ादी जीतने के लिए अपने 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों, हिंदुओं और मुसलमानों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करना होगा। वो उन्हें एक साथ लाने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे।
ये मौका मिला एक दूर देश से। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के शासक को हरा दिया था। अब मेरे दोस्त, ये शासक सिर्फ एक राजा नहीं था, वो खलीफा थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिनका हर जगह सम्मान था। भारत में हमारे मुसलमान भाई बहन बहुत गुस्से में और फिक्रमंद थे कि अंग्रेज उनके नेता की बेइज्जती कर रहे हैं। खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए बम्बई में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। दो बहादुर मुस्लिम नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने गांधी जी के साथ मिलकर कोई कदम उठाने के बारे में बात शुरू की। गांधी जी को इसमें एक सुनहरा मौका दिखा। मेरे दोस्त, यही वो पल था जब हिंदुओं और मुसलमानों को एक मकसद के लिए एकजुट किया जा सकता था। इसलिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक में गांधी जी ने सभी नेताओं को मना लिया। उन्होंने एक जबरदस्त विचार रखा, चलो एक नया बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। हम खिलाफत के मुद्दे का समर्थन करेंगे और हम सब मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए लड़ेंगे, स्वराज, यानी भारत का अपना राज। मेरे दोस्त, गांधी जी का मिलकर लड़ने का तरीका कहीं ज्यादा होशियारी भरा और ताकतवर था। अपनी मशहूर किताब हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा था कि अंग्रेज भारत पर सिर्फ इसलिए राज्य कर पा रहे हैं क्योंकि हम भारतीय उनका सहयोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उनके दफ्तरों में काम करते हैं, उनके स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी फौज में लड़ते हैं। सोचो, अगर हम सब बस उनका सहयोग करना बंद कर दें, अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। उन्होंने इस जबरदस्त तरीके को असहयोग नाम दिया और उन्होंने इसका एक पूरा प्लान, स्टेप बाय स्टेप गेम प्लान बनाया। पहला, हर कोई अंग्रेजों से मिली उपाधियां, टाइटल और इनाम लौटा दे। फिर पूरा बहिष्कार, बॉयकॉट, अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद करो, वकील अंग्रेजी अदालतें छोड़ दें, लोग सेना और पुलिस की नौकरियां छोड़ दें और सबसे ज़रूरी, सब लोग विदेशी सामान खरीदना बंद कर दें। आखिर में अगर अंग्रेजों ने जबरदस्ती की तो एक बड़ा सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, कांग्रेस में हर कोई इस बात पर राज्य नहीं था। कुछ नेताओं को चिंता थी, अरे उन चुनावों, काउंसिल इलेक्शंस का क्या होगा जो हमें लड़ने हैं। कुछ और लोग डर रहे थे, कहीं ये शांति भरा आंदोलन हिंसक, वायलेंट न हो जाए। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा मेरे दोस्त कि मैच शुरू होने से पहले ही टीम टूट जाएगी। लेकिन आखिरकार दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन सेशन में एक समझौता हो गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत पक्की हो गई। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। मेरे दोस्त, स्वराज का ये बुलावा एक जबरदस्त गीत की तरह था और पूरा देश इसे गाने लगा। लेकिन मजे की बात यह है, हर कोई इसे अपनी धुन में गा रहा था। हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अपनी खास मुसीबतों से आज़ादी था। शहरों में आंदोलन। चलो मेरे दोस्त, पहले शहरों में चलते हैं जहां आंदोलन की शुरुआत बड़े जोर शोर से हुई। हजारों विद्यार्थियों ने हिम्मत दिखाकर सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और टीचरों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मेरे दोस्त, ये अंग्रेजी राज को दिया गया एक बहुत बड़ा शांति भरा त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर जैसा था। इसका सबसे बड़ा असर आर्थिक, इकोनॉमिक मोर्चे पर पड़ा। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, मतलब आंदोलन करने वालों ने दुकान का रास्ता रोक दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। और मेरे दोस्त, एकता दिखाते हुए विदेशी कपड़ों की बड़ी बड़ी होलियां जलाई गईं। अंग्रेजी कपड़ों का आयात इंपोर्ट आधा रह गया। ये उनके व्यापार पर एक जबरदस्त चोट थी। लोगों ने सिर्फ भारत में बने कपड़े, खास तौर पर खादी पहनना शुरू कर दिया और इससे हमारे अपने कपड़ा मिलों और हथकरघों, हैंडलूम्स को बहुत बढ़ावा मिला। लेकिन मेरे दोस्त, साल भर बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्यों? जरा सोचो। अगर आप अंग्रेजी स्कूल छोड़ोगे तो आपको पढ़ने के लिए कोई नया भारतीय स्कूल भी तो चाहिए, है ना? लेकिन ये नए भारतीय संस्थान बहुत धीरे धीरे खुल रहे थे।
साथ ही खादी का कपड़ा जो हमारी शान का प्रतीक था, वो अंग्रेजी मिलों के सस्ते कपड़े से महंगा था। गरीब लोग उसे ज्यादा दिन तक खरीद नहीं सकते थे। धीरे धीरे विद्यार्थियों, टीचरों और वकीलों को मजबूर होकर अपनी पुरानी नौकरियों और अदालतों में वापस लौटना पड़ा। मेरे दोस्त, आज़ादी का रास्ता इतना आसान नहीं था। मेरे दोस्त, जहां शहर शांत हो रहे थे, वहीं भारत के गांव देहात जाग उठे थे। अवध किसान बेचारे जालिम जमींदारों, जिन्हें ताल्लुकदार कहते थे, के नीचे पिस रहे थे। ये ताल्लुकदार उनसे बहुत ज़्यादा लगान, रेंट मांगते थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी, यानी ज़मींदारों के खेतों पर बिना किसी मजदूरी के काम करना। इन किसानों के लिए स्वराज का मतलब था इन जालिम ज़मींदारों से आज़ादी। लेकिन अवध के किसानों ने लड़ने का फैसला किया। उनके नेता थे एक बहादुर सन्यासी जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। उनकी मांगें सीधी और साफ थीं। लगान कम करो, बेगार खत्म करो और जालिम जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करो। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त शांति भरा हथियार अपनाया। उन्होंने नाई धोबी बंद का आयोजन किया। गांव की पंचायतों ने नाइयों और धोबियों से कह दिया कि वे इन जमींदारों को अपनी सेवाएं देना बंद कर दें। अचानक इन बड़े बड़े जमींदारों की न तो दाढ़ी बन पा रही थी, न ही उनके कपड़े धुल पा रहे थे। मेरे दोस्त, ये एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर विरोध था। जल्द ही जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता उनका दर्द समझने के लिए अवध आए। अवध किसान सभा बनाई गई और 1 महीने के अंदर इसकी 300 से ज्यादा शाखाएं, ब्रांचेस खुल गईं। कांग्रेस चाहती थी कि किसानों के गुस्से की इस ताकतवर नदी को देश के आंदोलन से जोड़ा जाए। लेकिन किसानों ने जमींदारों के घरों पर हमला कर दिया और बाजारों को लूट लिया। कुछ स्थानीय नेताओं ने तो यह अफवाह भी फैला दी कि गांधी जी ने कहा है कि अब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी का नाम लेकर ऐसे काम किए जा रहे थे जो उनकी अहिंसा, नॉन वायलेंस के सिद्धांत के खिलाफ थे, जिससे कांग्रेस के नेता परेशान हो गए। बारदोली सत्याग्रह। किसानों की ताकत की एक और जबरदस्त कहानी गुजरात के बारदोली से आती है। 1928 में सरकार ने जमीन का लगान, लैंड रेवेन्यू, गलत तरीके से बहुत बढ़ा दिया। किसानों ने मजबूत इरादों वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक जोरदार और अनुशासित सत्याग्रह शुरू कर दिया। उन्होंने ये नया टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। मेरे दोस्त, बारदोली सत्याग्रह एक बहुत बड़ी कामयाबी था और ये पूरे भारत के किसानों के लिए हिम्मत और उम्मीद का एक प्रतीक बन गया। चलो मेरे दोस्त, अब दक्षिण में आंध्र प्रदेश की गुड़िम पहाड़ियों के जंगलों में चलते हैं। यहाँ आदिवासी किसानों के लिए स्वराज का मतलब बिल्कुल अलग था। अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगली इलाकों को बंद कर दिया था। अब आदिवासी लोग न तो अपने जानवर चरा सकते थे और न ही फल या लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे। मेरे दोस्त, उनकी पूरी जिंदगी पर हमला हो गया था। ऊपर से जब उन्हें सड़क बनाने के लिए बेगार फ्री लेबर करने पर मजबूर किया गया तो उन्होंने बगावत कर दी। उनके नेता एक बहुत ही दिलचस्प इंसान थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। वो दावा करते थे कि उनके पास खास शक्तियां हैं, कि वो लोगों को ठीक कर सकते हैं और गोलियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजू महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने अपने लोगों से खादी पहनने और शराब छोड़ने को भी कहा। लेकिन मेरे दोस्त, उनकी एक बात गांधी जी से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि भारत को आज़ादी सिर्फ बल, फोर्स के इस्तेमाल से मिल सकती है, अहिंसा, नॉन वायलेंस से नहीं। गुडेम के बागियों ने अपना स्वराज पाने के लिए पुलिस थानों पर हमले किए और छापामार युद्ध, गेरिला वॉरफेयर किया। आखिर में राजू पकड़े गए और 1924 में उन्हें फांसी दे दी गई। और मेरे दोस्त, वो वहां के एक लोक नायक थे। मेरे दोस्त, असम के बड़े बड़े चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों का क्या? वो लोग तो लगभग कैदियों जैसी जिंदगी जी रहे थे। अंग्रेज़ों का एक बहुत ही जालिम कानून था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ये कानून उन्हें बिना इजाज़त, परमिशन के चाय बागान छोड़कर जाने नहीं देता था। और मेरे दोस्त,
इजाज़त उन्हें शायद ही कभी मिलती थी। इन बागान मजदूरों के लिए स्वराज का सिर्फ एक ही मतलब था, अपने गांव वापस जाने की आज़ादी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि गांधी राज आ रहा है और अब सबको उनके अपने गांव में ज़मीन मिल जाएगी। हजारों मजदूर अपने अंग्रेज मालिकों का हुक्म मानने से इनकार करके बागान छोड़कर अपने घर की तरफ पैदल ही निकल पड़े। लेकिन मेरे दोस्त, दुख की बात यह है कि वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई की। तो देखा आपने, किसानों ने, आदिवासियों ने और बागान मजदूरों ने, सबने स्वराज का मतलब अपने अपने तरीके से निकाला। वो हमेशा गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर नहीं चले। लेकिन मेरे दोस्त, जब वो गांधी जी का नाम लेते थे और आज़ाद भारत के नारे लगाते थे तो वो अपनी निजी लड़ाइयों को आज़ादी की एक बहुत बड़ी पूरे भारत की लड़ाई से जोड़ रहे थे। मेरे दोस्त, ये आंदोलन आग की तरह फैल रहा था, उम्मीद, गुस्से और सपनों की आग। लेकिन आग मेरे दोस्त बेकाबू भी हो सकती है। फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की एक जगह पर एक शांतिपूर्ण जुलूस, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, हिंसक, वायलेंट हो गया। भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई और गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस थाने में ही आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वाले अंदर ही जलकर मर गए। जब महात्मा गांधी ने ये खबर सुनी तो मेरे दोस्त, उनका दिल टूट गया। उनका पूरा आंदोलन सिर्फ एक वादे पर टिका था, अहिंसा, नॉन वायलेंस। उन्हें लगा कि लोग अभी शांति से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका मानना था कि सच्चाई की लड़ाई हिंसा से नहीं जीती जा सकती। और इसलिए मेरे दोस्त, बहुत भारी मन से उन्होंने अपनी जिंदगी का एक सबसे मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने आंदोलन रोक दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मेरे दोस्त, सोचो कि बारिश की वजह से एक बड़ा क्रिकेट मैच रुक जाए तो टीम ड्रेसिंग रूम में क्या करती है? वो नई रणनीति, स्ट्रेटजीज पर बात करती है ना? कुछ कहते होंगे, चलो संभल कर खेलते हैं, जबकि दूसरे चिल्लाते होंगे, नहीं, पहली गेंद से ही हमला करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही एक बहस, डिबेट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर चल रही थी। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ पुराने, तजुर्बेकार, एक्सपीरियंस्ड नेता बड़े आंदोलनों से थक गए थे। उनके पास एक नया प्लान था। चलो अंग्रेजों के अंदर इनसाइड रहकर लड़ते हैं, उनकी अपनी सरकारी परिषदों, काउंसिल्स में चुनाव लड़कर घुसते हैं और उनके गलत कानूनों का पर्दाफाश करते हैं। हम बहस करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये परिषदें लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक नहीं है। इस प्लान के लिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बनाई। लेकिन मेरे दोस्त, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा और जोशीले नेता थे, वो बेसब्र थे। उन्होंने जोर देकर कहा, बस बहुत हो गई परिषदों के अंदर ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ। हमें थोड़ी सी ताकत नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उसके लिए हमें एक और बड़ा जन आंदोलन, मैसिव स्ट्रीट मूवमेंट करना होगा। मेरे दोस्त, टीम का गेम प्लान बंटा हुआ था और जब ये बहस चल ही रही थी तभी देश में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली चीज थी दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस। मेरे दोस्त, सोचो कि आपकी आमदनी खत्म हो जाए लेकिन आपको अपनी दुकान का किराया फिर भी देना पड़े। 1926 से भारत भर के किसानों के साथ यही बुरा सपना सच हो गया। खेतीबाड़ी की चीजों के दाम गिर गए और वो न तो अपनी फसल बेच पा रहे थे और न ही अपना लगान, टैक्स चुका पा रहे थे। पूरा देश मुश्किल और गुस्से से भरा हुआ था। दूसरी चीज थी एक बहुत बड़ा अपमान, इंसल्ट। अंग्रेज सरकार ने भारत का भविष्य तय करने के लिए एक टीम भारत भेजी। इसे साइमन कमीशन कहा गया। लेकिन मेरे दोस्त, हैरानी की बात यह थी कि जो टीम भारतीयों का भविष्य तय करने आई थी उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे के सारे अंग्रेज थे।
जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो मेरे दोस्त पूरे देश ने एक ही जोरदार नारे के साथ उसका स्वागत किया, साइमन कमीशन भारत छोड़ो, वापस जाओ, गो बैक साइमन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने मिलकर इसका विरोध किया। ऐसे ही एक शांतिपूर्ण विरोध के दौरान महान नेता लाला लाजपत राय पर अंग्रेज पुलिस ने बुरी तरह लाठी चार्ज किया और बाद में इन चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मेरे दोस्त, इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। इस गुस्से को शांत करने के लिए वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक घोषणा की। उसने भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी अंग्रेजों के हाथों अधूरा राज देने की एक गोलमोल सी बात कही। उसने भविष्य का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वादा भी किया। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे युवा नेताओं के लिए ये प्रस्ताव बहुत कम और बहुत देर से आया था। मेरे दोस्त, अब आधे अधूरे वादों का समय खत्म हो चुका था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन सेशन लाहौर में हुआ और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे जोशीले युवा नेता जवाहरलाल नेहरू। यहाँ मेरे दोस्त, उन्होंने एक ऐतिहासिक, सब कुछ बदल देने वाला फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि भारत का लक्ष्य गोल कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं है। अब लक्ष्य था पूर्ण स्वराज यानी पूरी मुकम्मल आज़ादी। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं था। मेरे दोस्त, इस सपने को हर हिंदुस्तानी के लिए एक जीती जागती हकीकत बनाने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को भारत के स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन देश भर के लोगों से पूरी आज़ादी के लिए संघर्ष करने की शपथ लेने को कहा गया। वो शपथ बहुत ताकतवर और साफ थी। उसमें कहा गया कि आज़ादी भारतीय लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थराइट है। अंग्रेजों ने हमारे देश को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर दिया है। इसलिए भारत को अंग्रेजों से सारे रिश्ते तोड़कर पूर्ण स्वराज हासिल करना ही होगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक छोटी सी दिक्कत थी। ये पहला स्वतंत्रता दिवस का जश्न थोड़ा फीका रहा। इससे महात्मा गांधी ने एक बहुत ज़रूरी बात समझी। आज़ादी एक बहुत बड़ा और अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट शब्द था। लाखों लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्हें इस बड़े विचार को उनकी जिंदगी के छोटे, ठोस, रोजमर्रा के मुद्दों से जोड़ना होगा। तो मेरे दोस्त, वो ऐसी कौन सी एक चीज़ थी जो हर हिंदुस्तानी को जोड़ती थी, चाहे वो बम्बई का सबसे अमीर व्यापारी हो या बंगाल का सबसे गरीब किसान? गांधी जी ने, मेरे दोस्त, बड़ी होशियारी से इसका जवाब एक चुटकी नमक में ढूंढा। लगता तो बहुत मामूली है ना? पर जरा सोचो मेरे दोस्त, हर इंसान को हर रोज नमक चाहिए। फिर भी अंग्रेज सरकार का एक कानून था जिसने उन्हें नमक बनाने पर एकाधिकार, मोनोपोली यानी पूरा कंट्रोल दे रखा था। और ऊपर से उन्होंने इस पर भारी टैक्स लगा दिया था। मेरे दोस्त, हमारे खाने के नमक जैसी जरूरी चीज पर टैक्स लगाना उनके जुल्म का सबसे क्रूर सबूत था। गांधी जी ने वायसरॉय इरविन को एक चिट्ठी भेजी जिसमें 11 मांगें थीं। सबसे जरूरी मांग थी, नमक पर टैक्स खत्म करो। उन्होंने एक डेडलाइन दी, 11 मार्च। लेकिन मेरे दोस्त, वायसरॉय ने घमंड में आकर इस पर बात करने से ही मना कर दिया। तो महात्मा गांधी ने इतिहास की सबसे मशहूर प्रोटेस्ट विरोध यात्रा शुरू कर दी, नमक मार्च, द सॉल्ट मार्च। अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ वो अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय कोस्टल कस्बे दांडी तक पैदल निकल पड़े। 24 दिनों तक वो 240 मील, लगभग 15 किलोमीटर रोज चले। मेरे दोस्त, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, हजारों लोग गांवों से निकलकर उन्हें देखने और सुनने आते। पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। उन्होंने झुककर मुट्ठी भर नमकीन कीचड़ उठाया, उसे पानी में उबाला और एक चुटकी गैर कानूनी नमक बनाया। मेरे दोस्त, इस छोटे से काम के साथ उन्होंने शांति से एक अंग्रेजी कानून तोड़ दिया था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई।
ये असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था मेरे दोस्त। पिछली बार प्लान था कि हम सहयोग कॉपरेट नहीं करेंगे, इस बार प्लान था कि हम सहयोग भी नहीं करेंगे और जालिम अंग्रेजी कानूनों को तोड़ेंगे भी। ये आंदोलन मेरे दोस्त जंगल की आग की तरह फैल गया। हजारों लोगों ने देश भर में नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई। किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया, गांवों के अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए, डरी हुई अंग्रेज सरकार ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया गया, जिससे हिंसक झड़पें होने लगी। जब खुद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो शोलापुर में मजदूरों ने पुलिस चौकियों और रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया। मेरे दोस्त, औरतों और बच्चों समेत शांत प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गईं और उनकी पिटाई की गई। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। जबरदस्त हिंसा, वायलेंस होते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को फिर से रोकने का फैसला किया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने वायसरॉय के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस समझौते के तहत गांधी जी भारत के भविष्य पर बात करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राजी हो गए। बदले में सरकार ने राजनीतिक कैदियों, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की बात मान ली। गांधी जी लंदन गए मेरे दोस्त, लेकिन बात नहीं बनी और वो निराश, डिसअपॉइंटेड होकर लौटे। वापस भारत आकर उन्होंने देखा कि सरकार ने जुल्म का नया दौर शुरू कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खान वापस जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी, इलीगल घोषित कर दिया गया था। भारी मन से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू, रिलॉन्च करने का फैसला किया। ये 1 और साल तक चला, लेकिन 1934 तक मेरे दोस्त इसका शुरुआती जोश, मोमेंटम खत्म हो चुका था। मेरे दोस्त, ये समझना जरूरी है कि अलग अलग गुट सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए, उन्हें क्या उम्मीद थी और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब। अमीर किसानों के लिए, जैसे गुजरात के पाटीदार, स्वराज का मतलब था भारी भरकम लगान, हाईलैंड टैक्स के खिलाफ लड़ाई। वो आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर शामिल हुए, लेकिन मेरे दोस्त, जब 1931 में गांधी जी ने लगान कम करवाए बिना ही आंदोलन वापस ले लिया, तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। गरीब किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जमींदारों को किराया, रेंट न देना पड़े। वो चाहते थे कि उनका बकाया किराया माफ कर दिया जाए। कांग्रेस उनकी किराया बंदी, नो रेंट मुहिम का साथ देने में झिझक रही थी, क्योंकि वो अमीर किसानों और जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लासेस के लिए स्वराज का मतलब था उनके व्यापार पर लगी अंग्रेजी पाबंदियों, कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस का खत्म होना। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिटला जैसे बड़े उद्योगपतियों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने आंदोलन को आर्थिक मदद, फाइनेंशियल एड दी। मेरे दोस्त, उन्होंने स्वराज को एक ऐसे समय के रूप में देखा जब बिना अंग्रेजी मुकाबले कंपटीशन के भारतीय उद्योग खूब तरक्की कर सकता था। फैक्ट्री मजदूर, वर्किंग क्लासेस इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल नहीं हुए। जैसे जैसे फैक्ट्री मालिक, उद्योगपति कांग्रेस के करीब आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से दूरी बना रहे थे। हालांकि मेरे दोस्त, नागपुर जैसी कुछ जगहों पर कुछ मजदूरों ने हिस्सा लिया। उन्होंने गांधी टोपी पहनी और अच्छी मजदूरी, वेजेस की अपनी लड़ाई के हिस्से के रूप में बहिष्कार अभियानों में शामिल हुए। महिलाओं के लिए, मेरे दोस्त, इस आंदोलन में भारत की महिलाओं ने एक नई जबरदस्त धुन छेड़ी। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। नमक मार्च के दौरान हजारों औरतें गांधी जी को सुनने के लिए अपने घरों से बाहर निकलीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया और मेरे दोस्त, वो जेल भी गईं। गांधी जी से हिम्मत पाकर वो देश की सेवा को अपना पवित्र कर्तव्य, सेक्रेड ड्यूटी मानने लगी थीं। क्रांतिकारियों के लिए। और फिर मेरे दोस्त, एक अलग ही जोशीली धुन क्रांतिकारियों ने गाई।
भगत सिंह, जतिन दास और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के उनके साथी नौजवान अहिंसा में यकीन नहीं रखते थे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक हल्का बम फेंका। मेरे दोस्त, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए। उन्हें गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। मेरे दोस्त, उनका इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे का नारा उन्हें भारत के नौजवानों के लिए एक हीरो लेजेंड बना गया। मेरे दोस्त, स्वराज का ये जबरदस्त गीत हर किसी तक एक जैसा नहीं पहुंचा। सभी गुटों, सोशल ग्रुप्स को एक जैसी प्रेरणा, इंस्पिरेशन नहीं मिली। खास तौर पर दो बड़े समुदाय कम्युनिटीज थे जिनकी हिस्सेदारी पार्टिसिपेशन सीमित लिमिटेड थी। पहले थे देश के अछूत अनटचेबल्स, जो 1930 के दशक से खुद को दलित यानी दबा हुआ ऑप्रेस्ड कहने लगे थे। मेरे दोस्त, बहुत समय तक कांग्रेस ने उनकी तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे रूढ़िवादी ऊंची जाति के हिंदू नाराज हो जाएंगे। गांधी जी ने ऐलान किया कि स्वराज 100 साल तक नहीं आएगा अगर छुआछूत अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई। उन्होंने दलितों को हरिजन यानी भगवान के बच्चे कहा और उनके काम को सम्मान देने के लिए खुद टॉयलेट तक साफ की। लेकिन मेरे दोस्त, कई दलित नेताओं का, खास तौर पर काबिल वकील डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना था कि सिर्फ राजनीतिक ताकत ही उनकी सामाजिक परेशानियों को हल कर सकती है। उन्होंने दलितों को एकजुट ऑर्गेनाइज्ड किया और शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों, रिजर्व्ड सीट्स और सबसे जरूरी अलग निर्वाचन क्षेत्र सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। एक ऐसा सिस्टम जहां दलित अपने नेता खुद चुनते। मेरे दोस्त, इसी बात पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनका बड़ा मतभेद क्लैश हो गया। जब अंग्रेज सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए। उनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देंगे। आखिर में अंबेडकर पूना पैक्ट 1932 में एक समझौते के लिए राजी हो गए। दलितों को परिषदों काउंसिल्स में आरक्षित सीटें दी गईं, लेकिन उनके लिए वोट आम मतदाता ही डालते। इसके बावजूद मेरे दोस्त, दलित आंदोलन कांग्रेस की अगुवाई वाली आज़ादी की लड़ाई से सतर्क ही रहा। इसी तरह मेरे दोस्त, कई मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन खत्म होने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। उन्हें लगता था कि कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट गुटों के करीब जा रही है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। उन्हें लगता था कि कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट गुटों के करीब जा रही है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एक होकर लड़ने के लिए बातचीत करने को तैयार थे। मेरे दोस्त, वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ने को भी तैयार थे, बशर्ते मुसलमानों को केंद्रीय असेंबली में आरक्षित सीटें और पंजाब बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल मेजॉरिटी प्रांतों में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलने का आश्वासन मिले। लेकिन मेरे दोस्त, एकता की सारी उम्मीदें तब टूट गईं जब हिंदू महासभा के नेताओं ने इस समझौते का जोरदार विरोध किया। इसलिए मेरे दोस्त, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास, डिस्ट्रस्ट का गहरा माहौल था। कई मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों इंटेलेक्चुअल्स को भारत में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी होने के नाते मुसलमानों के दर्जे स्टेटस की चिंता थी। उन्हें डर था कि हिंदू बहुल भारत में उनकी अपनी संस्कृति, कल्चर और पहचान खो जाएगी। इस वजह से मेरे दोस्त, एकजुट होकर लड़ने का बुलावा कई लोगों तक नहीं पहुंच पाया।
मेरे दोस्त, भारत में लाखों अलग अलग तरह के लोग खुद को एक परिवार, एक राष्ट्र, नेशन जैसा कैसे महसूस करने लगे। ये जो आज़ादी की बड़ी लड़ाइयाँ हुई मेरे दोस्त, उनका तो इसमें बड़ा हाथ था ही। लेकिन असली जादू हमारी संस्कृति, कल्चर के जरिए भी हुआ। ये जादू फैला उन कहानियों से जो हमने सुनाई, उन गीतों से जिनसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और उन ज़बरदस्त प्रतीकों, सिंबल्स से जिन्होंने हर किसी के दिल को छू लिया। राष्ट्र की तस्वीर, भारत माता। मेरे दोस्त, आप एक देश की तस्वीर कैसे बनाओगे? ये तो एक बहुत बड़ा विचार है। इसलिए हमारे कलाकारों और विचारकों ने हमारे देश को एक खूबसूरत इंसानी चेहरा दिया, एक माँ का चेहरा, भारत माता, मदर इंडिया। ये सोच शुरू हुई एक गीत वंदे मातरम से, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये मातृभूमि, मदरलैंड के लिए एक जबरदस्त वंदना थी और स्वदेशी आंदोलन का नारा बन गया। इसी एहसास से प्रेरणा लेकर महान कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी मशहूर तस्वीर, इमेज बनाई। मेरे दोस्त, उनकी पेंटिंग में भारत माता एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हस्ती हैं, शांत देवी जैसी। वो अपने बच्चों को शिक्षा, अन्न और वस्त्र दे रही हैं। समय के साथ दूसरे कलाकारों ने भारत माता को अलग अलग रूपों में बनाया। कभी उन्हें त्रिशूल लिए और शेर हाथी, ताकत के प्रतीक के साथ गर्व से खड़े दिखाया गया। मेरे दोस्त, इस मां के रूप, मदर फिगर के प्रति श्रद्धा, डिवोशन दिखाना अपने राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को दिखाने का एक तरीका बन गया। मेरे दोस्त, हमारे नेता जानते थे कि भारत की असली आत्मा, सोल, उसके गांवों में बसती है, उन कहानियों, गीतों और गाथाओं में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती हैं। यही हमारी लोक कथाएं, फोल्कलोर थीं। राष्ट्रवादियों को लगा कि अंग्रेजों ने इस सांस्कृतिक खजाने को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसे नीची नज़र से देखा है। तो मेरे दोस्त, वो खजाने के खोजी, ट्रेजर हंटर्स बन गए। वो अनगिनत गांवों में गए, बुजुर्गों और भाटों के साथ बैठे और इन जबरदस्त लोक कथाओं और गीतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास में नटेसा शास्त्री जैसों ने हजारों ऐसी कहानियां जमा की। मेरे दोस्त, उनका मानना था कि ये लोक कथाएं ही हमारा राष्ट्रीय साहित्य, नेशनल लिटरेचर हैं, यानी लोगों की असली सोच और भावनाओं की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। विरोध के प्रतीक गढ़ना। लोगों को लड़ाई में एकजुट करने के लिए मेरे दोस्त प्रतीक, सिंबल बहुत जरूरी थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, ट्राई कलर फ्लैग, लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों, प्रोविंसेस को दिखाते हुए 8 कमल, लोटसेस थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक चांद, क्रेसेंट मून था। बाद में 1921 तक गांधी जी ने मशहूर स्वराज झंडा, स्वराज फ्लैग डिजाइन कर लिया था। मेरे दोस्त, ये भी एक तिरंगा, लाल, हरा और सफेद था, लेकिन इसके बीच में एक चरखा, स्पिनिंग व्हील था। चरखा गांधी जी का आत्मनिर्भरता, सेल्फ हेल्प और आर्थिक आज़ादी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक ज़बरदस्त प्रतीक था। मेरे दोस्त, जुलूस, मार्चेस में इस झंडे को ऊंचा उठाकर चलना विरोध का एक ताकतवर तरीका बन गया। इतिहास की नई व्याख्या। मेरे दोस्त, राष्ट्रीय गौरव और प्राइड जगाने का एक और तरीका था अपने इतिहास, हिस्ट्री को दोबारा लिखना। अंग्रेज हमेशा हम हिंदुस्तानियों को पिछड़ा, बैकवर्ड और राज करने में नाकाबिल, अनएबल दिखाते थे। हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जवाब दिया, चलो हम तुम्हें अपना असली रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। उन्होंने प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया की उन शानदार उपलब्धियों, अचीवमेंट्स के बारे में लिखा जब हम इन चीज़ों में दुनिया के लीडर थे। कला और वास्तुकला, आर्ट और आर्किटेक्चर, विज्ञान, साइंस और गणित, मैथमेटिक्स। मेरे दोस्त, हमने ही दुनिया को शून्य, जीरो दिया। धर्म, संस्कृति और दर्शन, फिलॉसफी। मेरे दोस्त, संदेश सीधा और ज़बरदस्त था। हम एक महान सभ्यता, सिविलाइजेशन थे और हम फिर से महान बन सकते हैं।
हमें अंग्रेजी राज के इन बुरे हालातों को बदलने और अपने शानदार अतीत पास्ट को वापस पाने के लिए लड़ना ही होगा। लेकिन मेरे दोस्त, इसमें एक चुनौती थी। जब इस शानदार अतीत का जश्न मनाया जाता तो वो अक्सर एक हिंदू अतीत, हिंदू पास्ट होता था, जिसमें हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल होता था। इससे कभी कभी दूसरे समुदायों के लोगों को अलग थलग महसूस होता था। तो मेरे दोस्त, ये कितना जबरदस्त इनक्रेडिबल सफर रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से एंगर ने किसानों, मजदूरों और आदिवासियों जैसे अलग अलग गुटों को आज़ादी की एक साझी लड़ाई, कॉमन स्ट्रगल में एक कर दिया। कांग्रेस और महात्मा गांधी की अगुवाई में वे सब स्वराज के लिए लड़े। भले ही मेरे दोस्त, इस शब्द का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग था। एक किसान के लिए ये जमींदारों से आज़ादी थी, एक व्यापारी के लिए ये गलत मुकाबले से आज़ादी थी। मेरे दोस्त, इस विविधता, डाइवर्सिटी की वजह से कभी कभी अंदरूनी टकराव, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, जिन्हें कांग्रेस ने संभालने की कोशिश की। आखिर में भारत एक आवाज़, सिंगल वॉइस बनकर नहीं उभरा, बल्कि एक ऐसे समूह की तरह उभरा जिसमें कई आवाज़ें थीं, जो सभी औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियली रूल से आज़ादी के एक ही ज़बरदस्त गीत से एकजुट थीं। Got any questions? Ask in the comments below. We are here to help. Subscribe for more. And let's keep learning together. That's a wrap. Now go out there and amaze the world with what you've learned. See you in the next one.